Hi guys, welcome to Study Zone with Parul. Today we will talk about electricity part 2 for class 10th. ये चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में इलेक्ट्रिसिटी में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो ताकि सब तक पहुँच सके। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना है प्लीज़। नाउ वी विल स्टार्ट। तो कंडक्टर हमारा क्या होता है? द मटीरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर। देखो कि कंडक्टर क्या होता है। कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी मटेरियल है या कोई भी मेटल है तो वो क्या होता है, कंडक्टर है मान लो। तो उसमें क्या होंगे, जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, फ्लो होंगे फ्रीली। मान लिया ये कंडक्टर है, इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे वो क्या होंगे, फ्रीली क्या करते रहेंगे, वो मूव करते रहेंगे, रैंडमली मूव करते रहेंगे। ठीक है, वो फ्री होते हैं फ्लो करने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर की जो क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है, बहुत ही क्या होती है, लो होती है, लो वैल्यू होती है। ग्रेफाइट केवल एक ऐसा मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, अच्छा, एक ऐसा मेटल है विच अ कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब सारे मेटल क्या होते हैं, मेटल तो होते ही हैं, सारे अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन एक नॉन मेटल भी ऐसा होता है जो कि क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो क्या है, हमारा ग्रेफाइट है। और कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, मतलब फ्री मूव कर रहे होते हैं, तो यही क्या होती है, हमारी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होता है कि द मटेरियल the material which do not allow electric charge to flow through them are called insulator। एग्जाम्पल क्या है इसके, प्लास्टिक हो गया, जैसे रबर हो गया, ड्राई वूल हो गया, इटीजी। तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होते, चार्ज क्या नहीं करते, फ्लो नहीं करते, जहाँ पे क्या होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। जैसे ये है हमारे पास कोई भी इंसुलेटर है, इसमें जो चार्ज होंगे वो यहीं पे इकट्ठा कर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, कोई भी प्लास्टिक की स्केल ले लेते हैं और उसे अगर हम क्या अपने बालों पे एक बार रब करके और क्या करें, उससे कागज़ के टुकड़ों को उठाएं तो वो कागज़ क्या हो जाते हैं, आसानी से क्या होते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। किसके कारण, इंडक्शन के कारण। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक साइड पे क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, उसमें चार्ज होते हैं, और जो पेपर के क्या होते हैं, नेगेटिव, मान लिया पेपर है, पेपर के क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वो क्या होते हैं, स्केल से चिपक जाते हैं। ठीक है, उसमें एक साइड में ही रहते हैं चार्ज, सारे में क्या नहीं करते, फ्लो नहीं करते। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, और इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या नहीं होता, फ्लो नहीं होता। ठीक है, और कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है। क्योंकि देखो जो मेटल्स होते हैं उनका क्या होता है, थोड़ा सा ना बड़ा साइज होता है, किससे, नॉन मेटल से बड़ा साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर जो होता है, इनके अंदर क्या होता है, हमारे प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका बिग साइज है। ये क्या है, हमारे पास एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल का क्या होता है, थोड़ा छोटा साइज होता है। यहाँ पे भी ये है, तो इनके अंदर जो फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या रखेगा, इन्हें इनके अंदर ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा फोर्स होगा, ताकि क्या रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा। मतलब इन्हें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे यहाँ से बाहर, इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, हमेशा नॉन मेटल क्या होता है, एक गेनर होता है। लेकिन अगर हम बात करें मेटल के बारे में तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डोनर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फोर्स, कि जितना बड़ा साइज होगा फोर्स क्या लगेगा, वहाँ पे कम लगेगा। तो फोर्स कम है तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और ये भी बात रखने वाली है याद कि मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल डोनर होते, मतलब सॉरी,
इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गेनर होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स होता है तो क्या रख लेता है, उन्हें बाउंड करके रखता है, अच्छे से बांध के रखता है। लेकिन अगर हम मेटल की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है उन्हें बांध के नहीं रखता, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज क्या हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए मेटल क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। चार्ज क्या होता है, फ्रीली मूव करता रहता है, ठीक है। इसके पास क्या नहीं होते, देखो, इंसुलेटर कैन बी चार्ज। इंसुलेटर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन वह क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो चार्ज कैसे कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और उनके अंदर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाती है, उनके अंदर हो जाती है। अब पढ़ते हैं फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल, ठीक है। यह कह दो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, ये सही कर लेना यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स 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 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल एंड टू द हायर पोटेंशियल एंड to the higher potential end, and therefore the conventional current flows through the high potential and to the lower potential end of the wire। देखो कि हम क्या, हमें क्या पता है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, कोई भी ये टुकड़ा है, मतलब कोई भी मान लीजिए कंडक्टर है हमारे पास, कोई भी कंडक्टर है। तो इसके अंदर क्या हो रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहाँ से कोई लगा दिया हमने, इसे किससे लगा दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है ना। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा माइनस से किसकी तरफ मूव करते हैं, वो प्लस की तरफ मूव करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, सॉरी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, मतलब माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं। लेकिन कन्वेंशनली, मतलब ये मान लिया गया था, जो करंट फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है, वायर में, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हुआ था कि जो है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। ये इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो करंट की डिस्कवरी के बहुत बाद हुई थी, तो इसलिए मान लिया गया था करंट के बारे में। और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये था कि ये कैसे मूव करते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई, तो ये सब कुछ चीज़ें बाद में पता चली। और करंट की डिस्कवरी क्या हो गई थी, बहुत पहले से हो गई थी, तो इसलिए ये चीज़ है। अब रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कि जो कंडक्टर की रेसिस्टेंस हो किस पे डिपेंड करती है। इफेक्ट ऑफ लेंथ, कि जो कंडक्टर की रेसिस्टेंस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर हमारी मतलब किसी भी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर डबल्ड if the length of a conductor doubled, its resistance also gets doubles। अगर किसी कंडक्टर की लेंथ क्या है, डबल हो रही है, तो उसकी क्या होगी, रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। अगर उसकी रेसिस्टेंस क्या हो रही है, आधी हो रही है, तो उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब अगर लेंथ आधी है तो रेसिस्टेंस भी आधी हो जाएगी, अगर लेंथ डबल हो रही है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। देखो जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है हमारी, बहुत ज़्यादा है हमारी लेंथ, ठीक है। तो क्या होगा, मान लिया हम किसी रोड पे जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है,
अब जितना लंबा रास्ता होगा, मान लीजिए ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, तो जितना लंबा ट्रैफिक होगा, जितना लंबा रास्ता होगा तो वहाँ पे ट्रैफिक भी उतना ही ज़्यादा लगेगा ना, ठीक है। अब जितना छोटा रास्ता होगा वहाँ पे ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा लगेगा। तो अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ठीक है, कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कंडक्टर की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, कि क्या होगा वहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, कि क्या होगा कि जितने भी उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी चार्ज फ्लो कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराते रहेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाइयर हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, इन्हें आराम से क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा, मतलब कोलाइड क्या करेंगे, ये कम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, रेसिस्टेंस कंडक्टर की क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, और जितनी लेंथ कम होगी उतनी ही रेसिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब रेसिस्टेंस किस पे भी डिपेंड करती है, उसके एरिया पे भी डिपेंड करती है, कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई भी कंडक्टर है, तो ये जो चीज़ है ना, इसका जो एरिया है, अगर ये एरिया क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, और एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एरिया कम तो रेसिस्टेंस क्या ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम। मान लिया हमारा एरिया बहुत ज़्यादा कम है, किसी भी चीज़ का एरिया कम है, तो उसके अंदर क्या होंगे, चार्ज क्या होंगे, फ्लो क्या होंगे, कम करेंगे, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसी सेम चीज़ है कि अगर एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम चार्ज, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कोलाइड होते रहेंगे और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो एरिया जितना कम होगा रेसिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। मान लिया एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या हो जाएगा, जगह मिल जाएगी, ठीक है, ये आसानी से क्या हो जाएंगे, मूव कर सकेंगे, इनके अंदर क्या नहीं होने का, ज़्यादा कोलिजन नहीं होने का, जिससे क्या हो जाएगी, उनकी रेसिस्टेंस कम हो जाएगी। इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर हमारा एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो क्या हो रहा है, अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, अगर कंडक्टर का डबल हो रहा है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, रेसिस्टेंस आधी हो जाएगी, ये चीज़ याद रखनी है। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स increases with the rise in temperature. Resistance of alloy increases very slightly with the rising of temperature. देखो इफेक्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास क्या है, प्योर मेटल है, कोई भी प्योर मेटल है, तो उसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कम होती है। प्योर मेटल्स की रेसिस्टेंस वो बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करते हैं, हाई करते हैं, तो उसकी रेसिस्टेंस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। अगर हम बात करें अलॉय की, कोई भी अलॉय है हमारे पास, तो उसकी जो मतलब रेसिस्टेंस होती है वो क्या इंक्रीज होती है, बहुत ही धीरे धीरे, स्लाइटली इंक्रीज होती है। अगर उसके टेम्परेचर में हम क्या कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होगा कि जो रेसिस्टेंस है अलॉय की वो बहुत मतलब स्लोली क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मेटल में क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है उसके साथ ही। लेकिन अलॉय में क्या होता है, ना के बराबर इंक्रीज होती है। तो हमारे पास जैसे क्या है, कोई भी सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, तो उनकी जो रेसिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और जैसे क्या है हमारे पास नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम है, ये क्या होता है, कॉन्स्टेमिन होता है, तो उनकी जो रेसिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
नाइक्रोम। इसीलिए हम जो घर में जो हीटर लगाते हैं उनकी जो कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है, हमारी नाइक्रोम की बनी हुई होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, जिससे क्या हो जाए, उनकी रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, ठीक, और उनसे हीट ज़्यादा मिल सके। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि क्या होता है, मटेरियल के नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेसिस्टेंस पर ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की रेसिस्टेंस पर मटेरियल के नेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। मटेरियल्स हैव अ लो रेसिस्टेंस एंड अलॉय हैव अ हायर रेसिस्टेंस। यहाँ पे मटेरियल्स को क्या कहा गया है कि मेटल्स की जो होती है वो लो रेसिस्टेंस होती है, और जो अलॉय की होती है वो क्या होती है, हायर रेसिस्टेंस होती है, अभी बताया था। हाँ देखो, रेसिस्टिविटी, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर एंड इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो किस किस पर डिपेंड करती है वो, एक तो किस पर डिपेंड करती है वो, लेंथ पे भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, और किस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे क्या करेगी रेसिस्टेंस, क्या करेगी, डिपेंड करेगी। रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगी कि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी क्या, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अगर एरिया क्या होगा हमारा, कम होगा, तो रेसिस्टेंस भी कम हो, अगर एरिया कम होगा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगी। तो रेसिस्टेंस इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्या होना चाहिए रेसिस्टेंस के लिए, कि कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और उसका एरिया जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और उसका जो मतलब नेचर है मटेरियल का, उसका भी इफ़ेक्ट होता है, नेचर जो होता है मटेरियल का वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तभी रेसिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब जो भी कोई भी हम मेटल है, कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, उसकी जो रेसिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, या रेसिस्टिविटी। तो अब पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जैसे कि आर है, आर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के। यहाँ पे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह आएगा, तो क्या हो जाएगा, और जब ये यहाँ पे क्या हटेगा, यहाँ से क्या हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा, तो जब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एक साथ लाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और ये रो ही क्या है, हमारी रेसिस्टिविटी है, जो कि नेचर है मटेरियल का, ठीक है, किसी भी मेटल का, ठीक है, किसी भी मेटल का क्या है, नेचर है। वेयर रो इज़ कॉल्ड द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटीरियल ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की मटीरियल का क्या है, रेसिस्टिविटी है यहाँ पर रो, ठीक है। अगर हम क्या ले लें, लेंथ क्या ले लें, 1 मीटर ले लें, और एरिया को क्या ले लें, 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पे आर किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा। मान लिया कि हमारे पास क्या है, कोई भी कंडक्टर है, उसकी लेंथ क्या ले ली हमने, 1 मीटर ले ली, और उसका एरिया भी क्या ले लिया हमने, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रो के इक्वल हो जाएगा। और रो क्या है, हमारी रेसिस्टिविटी है, ठीक है, या क्या कह दो, कंडक्टर के मटेरियल की रेसिस्टिविटी है। यूनिट ऑफ अ रेसिस्टिविटी, देखो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, हमारे पास क्या था अभी, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए आया था। जब इस फॉर्मूले को हम बनाएंगे, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए था, तो जब इसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी रेसिस्टिविटी की, ओम मीटर हो जाएगी,
क्योंकि रेसिस्टेंस की क्या होती है हमारे पास यूनिट, इसकी क्या होती है हमारे पास ओम होती है, क्योंकि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है। इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर होती है और इसकी क्या होती है मीटर होती है। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे ओम मीटर बच जाएगा। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी ओम मीटर हो जाएगी। मटेरियल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी, देखो द सबस्टांस शोइंग वेरी लो रेसिस्टिविटी इज और कॉल्ड अ कंडक्शन, ठीक है। जिनकी क्या होती है सॉरी कंडक्टर्स, जिनकी क्या होती है रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है उन्हें क्या कहते हैं हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कम रेसिस्टिविटी शो करते हैं उन्हें कहते हैं हम कंडक्टर्स, ठीक है। सबस्टांस विच हैविंग मॉडरेट रेसिस्टिविटी आर कॉल्ड रेसिस्टर्स, मतलब जिनकी क्या होती है बहुत ज़्यादा मॉडरेट रेसिस्टिविटी होती है उन्हें क्या कहते हैं हम रेसिस्टर्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या ले लिया हमने नाइक्रोम ले लिया, उसकी जो होती है बहुत ज़्यादा मॉडरेट रेसिस्टिविटी होती है, इसलिए जो हीटर होता है उसमें किस चीज़ की कोयल बनाई जाती है नाइक्रोम की कोयल बनाई जाती है हमेशा, क्योंकि उसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो क्या सॉरी रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। The substance which have very high resistivity is do not allow electricity to flow them through them are called a rubber plastic etc, कि ऐसे सबस्टांस जिनकी क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टिविटी होती है और उनके अंदर क्या नहीं इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं कर सकती फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती तो वो क्या होते हैं उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स कहते हैं जैसे कि हमारे पास क्या है रबड़ है प्लास्टिक है ड्राई वूल है, इनके अंदर क्या नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, इनके पास क्या नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इनके अंदर रेसिस्टिविटी क्या नहीं हो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें क्या कहते हैं इंसुलेटर्स कहते हैं। तो ये थर्ड नंबर वाले क्या हैं इंसुलेटर्स हैं। और ये क्या है हमारे पास जो हमारे पास जैसे सिल्वर है ना सिल्वर है एलुमिनियम है, इनकी क्या होती है बहुत कम रेसिस्टिविटी होती है, तो इन्हें क्या ये क्या होते हैं हमारे पास ये कंडक्टर्स होते हैं। और जिनकी क्या होती है बहुत मतलब कि मॉडरेट रेसिस्टिविटी होती है उन्हें क्या कहते हैं हम रेसिस्टर्स कहते हैं। और जिनकी क्या होती है रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होते फ्री नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं हम इंसुलेटर्स कहते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जैसे कि प्लास्टिक हो गया हमारे पास ड्राई वूल हो गया ईटीसी। हाँ देखो यहाँ पे पढ़ेंगे द सिस्टम्स ऑफ अ ड्राई ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, जो क्या होता है जो रेसिस्टेंस होती है एक ह्यूमन बॉडी की वो कितनी होती है 5 लाख ओम होती है इसकी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ह्यूमन बॉडी की 5 लाख। द रेसिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी सोक्ड विद साल्टी वाटर, अगर हम क्या कर दें एक ह्यूमन बॉडी को क्या कर दें सोक्ड कर दें साल्टी वाटर के साथ, तो उसकी जो रेसिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 ओम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी उसकी रेसिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मतलब अगर क्या कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या हो जाता है कोई भी मतलब जैसे करंट लग जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसमें मतलब कि रेसिस्टेंस होती है कि इसे बचा सके, लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा हाई होते हैं तो करंट ज़्यादा तेज़ लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए हमें केयर करनी चाहिए अपने अपनी बॉडी की। और क्या होता है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें क्या पहनने चाहिए ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है ठीक है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा हमें, ठीक है, वो क्या कर लेगा हमें बचा लेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की, ए सिंगल रेसिस्टेंस विच कैन रिप्लेस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेसिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि एक सिंगल रेसिस्टेंस है जो कि रिप्लेस कर सकती है कोई भी कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का, सो दैट द करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। इसलिए जो करंट हो रहा है थ्रू द सर्किट क्या रहता है रिमेन्स सेम इज इक्वल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कि अगर हम अपने घरों के लिए बात करें अपने घर के हिसाब से बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है बहुत सारे क्या लग रहे हैं हमारे पास मान लें सीरीज़ में लग रहे हैं बहुत सारे कोई भी चीज़ है जैसे सीरीज़ में लग रही है क्या हो गया
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए सिंगल रेसिस्टेंस विच कैन रिप्लेस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेसिस्टेंस, कि कोई भी क्या लग रहे हैं, ये सीरीज़ में लग रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि रिप्लेस कर सकती है। अगर हम क्या लगा दें, इन तीनों की जगह क्या लगा दें, मान लें एक बल्ब यहाँ पे लग रहा है, एक बल्ब यहाँ पे लग रहा है, एक बल्ब यहाँ पे लग रहा है, सीरीज़ में लग रहे हैं, ठीक है, या कुछ और चीज़ हमारी सीरीज़ में लग रही है, तो मतलब कि बहुत सारे तार हमारे सीरीज़ में लग रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें हटा के क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं, हम एक कर सकते हैं उन्हें, तो वो भी वही काम करेगा। ये कह रहे हैं कि एक सिंगल रेसिस्टेंस विच कैन रिप्लेस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेसिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, कि बहुत सारे हमने क्या लगा दी, रेसिस्टेंस लगा दी, तो हम इसे किससे रिप्लेस करते हैं कि बहुत सारी रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रेसिस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिस्टेंस लग रही है आपस में, हम यहाँ पे ये भी नहीं लेते, बल्ब भी नहीं लेते कि क्या लग रही है, यहाँ पे बहुत सारी रेसिस्टेंस लग रही है मान लिया, ठीक है, मान लिया सीरीज़ में लग रही है, तो हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इन्हें एक से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि वहाँ पे क्या ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है, तो एक से यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, में आसानी रहेगी। तो उसे क्या कहते हैं, हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम। अब रेसिस्टेंस क्या होते हैं, देखो रेसिस्टेंस इन सीरीज, व्हेन ए नंबर ऑफ अ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जब क्या होता है कि ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब क्या ले ली हमने, बहुत सारी रेसिस्टेंस ले ली, मान लिया R1 R प्लस R2 एंड R3, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है हमारे पास, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे अब डेरिवेशन इसका। मेरे पास क्या है, हमने क्या ऐड कर लिया, R1 R2 R3 क्या है, रेसिस्टेंस है, कनेक्टेड है सीरीज पे, आई क्या है यहाँ पे करंट है, V1 V2 जो है यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, अक्रॉस R1 R2। हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 और V3 इक्वल्स टू IR3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा करंट सेम रहेगा, देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारा ये करंट है, तो करंट क्या जाएगा, इसके अंदर भी सेम जाएगा, यहाँ पे भी सेम जाएगा, यहाँ पे भी सेम जाएगा, सारे में सेम जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारे पास V1 है पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है, यहाँ पे क्या है, V3 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 है, यहाँ इसे R1 कर लो, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो हम इसे मिला के क्या बना सकते हैं, ऐसे करके क्या बना सकते हैं, इस इक्विवेलेंट बना सकते हैं, मतलब इन तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो इन तीनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं, RS बना सकते हैं, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, इन तीनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3 कर लेंगे। देखो V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो अगर क्या होगा कि अगर हम V इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर रहे हैं, तो R क्या हो जाएगी, हमारी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, R इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है, तो IR इक्वल्स टू अगर हम देखें तो V, तो IR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आई हमने क्या ले लिया, हमें यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 रह जाएगा, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 R3, ठीक है। हम यहाँ से क्या रखेंगे, यहाँ से हम किसकी वैल्यू रखेंगे, हम यहाँ पे IR1, देखो यहाँ पे ऐसा होगा IR इक्वल्स टू IR1, क्योंकि करंट क्या है, तीनों में सेम है, IR2 प्लस IR3, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या हो गई, हमारी कॉम्बिनेशन हो गया रेसिस्टेंस का। एक बार और देख लो कि R1 R2 R3 क्या ले लिया हमने, रेसिस्टेंस ले ली, जो कि किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, और करंट क्या है, V1 V2 V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, करंट आई है, ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है,
तो V1 हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। ठीक है, अगर हम इन दोनों का तीनों का कॉम्बिनेशन करें तो किसके इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि टोटल कॉम्बिनेशन किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा RS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या क्या कह सकते हैं कि तीनों को मिला के क्या बनेगा, जैसे कि हम करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने ले लिया R1 क्या ले लिया 1 ले लिया, R2 क्या ले लिया हमने 2 ले लिया। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 1 प्लस का 2 3, और हमने R है ना, ये फिर क्या ले लेते हैं हम कि हम इन तीनों को मिला के क्या ले लिया, हमने R ले लिया, वो अकेला कितने का ले लिया 3 का ले लिया। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन और ये क्या आ गए, दोनों सेम रह गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्हें हटा के क्या लगा सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन बना के इन्हें क्या लगा सकते हैं, इनका सम करके क्या हो जाएगा, वो RS के इक्वल हो जाएगा। Combination of a resistance in parallel. When two or more resistance are connected in parallel, the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of a reciprocal of all invisible। कि क्या लगा रहे हैं हम, दो, ये दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस जो हम कनेक्टेड कर रहे हैं पैरेलल में, तो किसके रेसिप्रोकल होगा, जो रेसिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, जो सम है। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। मान लिया हमारे पास कोई रेसिस्टेंस है RP, ठीक है, मतलब पैरेलल सीरीज की, तो किसके इक्विवेलेंट होगी वो, जो ये कॉम्बिनेशन है उनके सम के इक्विवेलेंट होगी, उनका रेसिप्रोकल के सम के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, I1 क्या हो जाएगा यहाँ पे V ओम्स लॉ से, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। ठीक है, if R is equal and resistance, if R is equal and resistance, ठीक है, then current flowing through the circuit, तो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के थ्रू। देखो यहाँ पे, यहाँ से डायग्राम से, यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट ही है हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी क्या है, इसके अंदर क्या जाएगा, हमारा R1 रेसिस्टेंस होगी, इसके अंदर R3 रेसिस्टेंस होगी, और यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट के लिए हमेशा कैसा होता है, वो हाइयर से क्या होता है, लोअर की तरफ मूव करता है करंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है ये अमीटर का साइन होता है। ठीक है, और ये किसका साइन होता है, हमारा वोल्ट मीटर का साइन होता है। वोल्ट मीटर किस लिए यूज़ करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए, और एमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं हम, करंट मेज़र करने के लिए। देखो, I इक्वल्स टू V बाई R एंड I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, देन पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं वैल्यू इसकी I1 I2 और I3 की। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होएगा। ठीक है, हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। सबके अंदर क्या रहेगा, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर भी सेम रहेगा, इसके अंदर भी सेम रहेगा, इसके अंदर भी सेम रहेगा, इसके अंदर भी सेम रहेगा। ठीक है, इसके अंदर जो होगा, और इनमें करंट क्या होगा, अलग अलग पास होगा। इसके अंदर क्या होगा, करंट I1 मान लिया, इसके अंदर करंट I2 और इसके अंदर करंट I3। करंट सब में डिफरेंट डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसमें क्या था, पैरेलल सीरीज में क्या था, हमारे पास करंट क्या था, वो सेम था। ठीक है, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारे पास, वो क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं था, वहाँ पे क्या था, करंट कांस्टेंट था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यू I1 I2 और I3 की। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3, कि अगर हम जब क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को कॉम्बिनेशन में करेंगे तो यही तो बनेगा ना, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बाई आर, तो क्या हो जाएगा V बाई R1। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, I1 की, पीछे से, पीछे वाली जो है यहाँ पे देखो,
यहाँ से I1 I2 I3 की वैल्यू पुट करी है, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3, इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, V से कॉमन आ जाएगा और ये V से V क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। V/R1 V/R बस तो क्या हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2। तो यहाँ से मान लिया कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज मल्टीप्लाई चार्ज। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो W क्या है यहाँ पे वर्क डन है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है चार्ज है। और हमें पता है Q क्या होता है, इक्वल्स टू IT, इक्वल्स टू IT। I क्या है यहाँ पे करंट है, और T क्या है हमारा टाइम है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, वर्क डन इक्वल्स टू VIT। हमने किसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, Q इक्वल्स टू IT था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने Q की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, W इक्वल्स टू VIT, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, मतलब किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है हमारे पास, VIT है। ओम्स लॉ से हम क्या होता पता है हमें, V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ से एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो यहाँ पे बार बार क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ हर जगह यूज़ हो रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, IR मल्टीप्लाई IT। V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ गया, I²RT बन गया। अब ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वोल्ट एम्पियर और क्या सेकंड, क्योंकि क्या लेते हैं हम टाइम सेकंड के अंदर लेते हैं। तो यहाँ से वोल्ट एम्पियर क्या बन गया हमारे पास, ये होता है वाट सेकंड, और वाट सेकंड को हम क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, जूल हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक। तो 1 जूल कितना बनेगा हमारे पास, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। तो क्या बन जाएगा, वोल्ट एम्पियर को हम किससे लिखते हैं, वोट से, और टाइम क्या होता है हमारा सेकेंड। तो 1 जूल पे की डेफिनेशन बन रही है यहाँ पे, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ अ 1 रेटिंग इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। कि 1 जूल क्या होगा, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। 1 जूल क्या है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि कंज्यूम्ड करता है एक इलेक्ट्रिकल, जब मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या हो रही है, रेटिंग हो रही है, और मतलब कि कितने सेकंड में हो रही है, वो 1 सेकंड में हो रही है, ठीक है। 1 वोल्ट आएगा यहाँ पे, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की रेटिंग हो रही है 1 सेकंड में, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जब 1 वोल्ट की क्या हो रही है, रेटिंग हो रही है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1 जूल कंज्यूम होगी, ठीक है। या क्या कह सकते हैं हम, हाँ, कि क्या हो रहा है कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 वोल्ट रेटिंग इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए क्या होती है, 1 वोल्ट की क्या 1 वोल्ट का मतलब क्या लग रहा है, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, और 1 एम्पियर ही करंट है, तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 जूल हो जाएगी, ठीक है। या वर्क डन कितना होगा, 1 जूल होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। फॉर कमर्शियल पर्पज ए बिगर यूनिट, अगर हम कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर इज यूज्ड। हमने देखा जो हमारे बिजली का बिल आता है उसके अंदर क्या होती है यूनिट, किलोवाट आवर की, इतने यूनिट के लिए इतना बिल है हमारे पास, ठीक है। वहाँ पे क्या होती है, उसकी वैल्यू यूनिट ही होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है, ठीक है। और कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम क्या यूनिट यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर, क्योंकि जूल की जो वैल्यू होती है, जूल तो अगर जूल के अंदर हमारा बिल आएगा तो क्या हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा है और बंदा डर ही जाना उसे देख के। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, किलोवाट आवर यूज करते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, कितनी अमाउंट की एनर्जी कंज्यूम्ड होती है जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ अ रेटिंग इज यूज्ड फॉर 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होती है जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग हो रही है इज यूज्ड फॉर 1 आवर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। तो किसके इक्वल है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल है कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो किसके इक्वल होती है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है वो एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं कि 1 घंटे में जितनी भी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है वो किसके इक्वल होगी, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगी। या कह सकते हैं कि 1 आवर में वो क्या कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1 किलोवाट एनर्जी क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है। तो 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, अगर हम इसे किस में, जूल के अंदर क्या करें, कन्वर्ट कर ले, ठीक ठीक, देखो 1 किलोवाट आवर है हमारे पास, तो 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट इसे ऐसे लिख लिया 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 60 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट होते हैं, 60, और 60 मतलब 60 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जूल पर सेकेंड में कर लिया इसे कन्वर्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3600 सेकेंड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3.6 गुना 10⁻6, ये 10 की पावर 6 है वॉट सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर में कितने वाट होंगे, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 वॉट। और जो दूसरी बिगर यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर की वो क्या होती है, मेगावाट होती है। और 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 वॉट, A1 मेगावाट में, ठीक। एक और होती है 1 हॉर्स पावर, उसके अंदर क्या होते हैं, 746 वॉट होते हैं, ठीक है, हॉर्स पावर भी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं 746 वॉट। और यहाँ पे ना 1000 वाट आ जाएगा, ठीक है। और वाट को हम क्या लिखते हैं, देखो 1 मिनट, वाट सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है। तो वाट सेकंड को जूल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जूल पर सेकंड आ गया, तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, हमारी जूल के अंदर आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, इतने वाट बन जाएगा। सॉरी देखो यहाँ पे ये लिख रहा है ना कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, तो सेकेंड, तो कितना बनेगा हमारे पास, वाट सेकेंड बना है। 1 जूल की वैल्यू कितनी बनी, 1 वाट सेकेंड बनी है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी, सेकेंड से सेकेंड क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, वोट बन जाएगा, ठीक है। या फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, जूल बन जाएगी, ठीक है। या इसके अगर हम यह क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे हमारा किसके अंदर आंसर आ गया, हमारा वोट के अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाना है। आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है कि हम कोई भी क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो कितनी क्विकली हो रहा है, कितने टाइम में कितना काम हो रहा है, वो क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर और द रेट ऑफ अ कंजम्पशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट, कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो पर यूनिट टाइम, ठीक है, मतलब कितने टाइम है, पर यूनिट टाइम जो इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। या क्या कह दो, रेट ऑफ कंजम्पशन, कि रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक सर्किट में, उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है,
देखो अगर हम इसका क्या ले फॉर्मूला बनाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कितना टाइम लगा किसी काम को करने में, कि कितना काम कितनी क्विकली होगा। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W/T कि वर्क डन को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, W से, टाइम T सेकंड में लिया जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड, और क्या हो जाएगा ये, और जूल पर सेकंड हमारा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि वॉट को हमने क्या लिख दिया, जूल पर सेकंड लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, जूल आ जाता है। ठीक ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, जूल आ जाता है, और जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल हो जाती है। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन द पावर इज इक्वल्स टू 1 वोट। क्या होता है कि 1 जूल का वर्क होता है 1 सेकेंड में, उससे क्या कहते हैं कि जो हमारी पावर होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 वोट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, कितनी कितनी हो जाती है हमारी पावर, 1 वोट के इक्वल हो जाती है। और हाँ, पीछे वाली चीज़ में ना एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जब हमारा सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। हियर जूल, यहाँ पे जूल आ जाएगा क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। और क्या होता है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 10⁻⁶ जूल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए, यहाँ पे जूल आएगा, जूल सही कर लेना भाई, इसको इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ये अच्छे से करना है चैप्टर। When 1 joule of a work is done in 1 second, then the power is equals to 1 वोट। कि अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 सेकंड में तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी, 1 वोट के इक्वल हो जाएगी। और 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1 वोट किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट 1000 वोट के इक्वल होता है। 1000 वोट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और वोट क्या होता है हमारा, जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो 1000 और 1000 में क्या होता है, 1000 जूल है, तो ये किस में हो जाएगा कि एक किलो जूल में कितने जूल होते हैं, 1000 जूल होते हैं। जब इसे किलो जूल में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 किलो जूल, और ये क्या हो जाएगा, 1 किलो जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 किलो जूल पर सेकंड, 1 किलो जूल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी एंड टाइम क्या है, टी है। जब एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जब एक करंट आई जो है फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, और टाइम क्या है हमारा, टी है। ठीक है, टाइम क्या है हमारा, टी है। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, W=VIT हो जाएगा। पढ़ा था ना पीछे कि इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना होता है हमारे पास, W=VIT। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, कि व्हेन अ करंट आई फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V एंड टाइम T, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना हो जाएगा, W=VIT। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी क्या, P=VIT/T। ठीक है, अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या होती है हमारे पास, P=VIT/T। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, VI वोट बचेगा। ठीक है, ठीक, हमारे पास क्या बचेगा, ये VI बच जाएगा। और W= क्या हो जाता है हमारे पास, VIT/T। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला ये होता है, वर्क डन का होता है W=VIT। तो T से T कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, VI बच जाएगा। ठीक, क्योंकि P= क्या होता है, W/T होता है, P=W/T। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास P=W/T। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, इसे लिख लेना, क्या होता है, P=W/T।
W/T, ठीक है, P इक्वल्स टू W/T। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा P क्या बनेगा हमारे पास, VI बनेगा, P इक्वल्स टू VI। और जब हम दूसरा फॉर्मूला बनाए अगर हम इससे, तो ओम्स लॉ हमें पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, P इक्वल्स टू VI होता है। तो P की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, V की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम इसके अंदर, IR, तो यहाँ पे क्या बनेगा, P इक्वल्स टू I²R। और जब वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस हमें क्या है, गिवन है, जो हमें क्या वोल्टेज और क्या रेसिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या लगा देंगे सीधा फॉर्मूला, P इक्वल्स टू VI। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से क्या करें, हम अगर हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है, हमें पोटेंशियल और रेसिस्टेंस गिवन है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम क्या पुट करेंगे यहाँ से, I की वैल्यू, ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू V/R होता है, तो यहाँ से क्या पुट कर देंगे हम, P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई V/R। तो क्या बनेगा यहाँ हमारे पास फॉर्मूला देखो, V²/R बनेगा, ठीक है, क्योंकि P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई V/R। हमने यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू पुट करी थी, P इक्वल्स टू VI, ठीक है, और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू पुट करी थी, ओम्स लॉ से I की वैल्यू पुट करी थी V/R। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, V²/R। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर मल्टीप्लाई टाइम। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कंज्यूम करी है, मतलब जो एनर्जी कंज्यूम करी है, वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक पावर के, और किसके, टाइम के, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के, कि इतने टाइम में वो काम कितनी जल्दी हुआ, ठीक है, वही क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, कितने टाइम में हमने इतना काम कर लिया, तो वो क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होती है बाय एन एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग एंड टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, कोई भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, मतलब अप्लायंस का मतलब होता है कोई भी उपकरण है जो कि किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ पावर रेटिंग, ठीक है, कितनी पावर रेटिंग है, एंड द टाइम, और किसके इक्वल होता है, पावर के मतलब कि किसके, प्रोडक्ट ऑफ अ पावर रेटिंग के और टाइम के, ठीक है, विच इज यूज्ड, जो कि क्या हो रही है, यूज होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, कि प्रोडक्ट ऑफ अ पावर रेटिंग एंड टाइम, ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ अ पावर के एंड टाइम के, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, अच्छे से करना। द जनरेशन ऑफ अ हीट इन अ रेसिस्टर, द जनरेशन of heat in a resistor when electricity flows through it is called the heating effect of a current। देखो हमारे पास क्या है, कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब इनके अंदर हम इनके अंदर जब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इनके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो इनमें क्या होगा, ये टकराएंगे, कोलिजन को क्या कहते हैं, टकराएंगे ये आपस में। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होएगी ना इनके अंदर, जब ये टकराएंगे तो वो क्या होगी हमारी, ये मोशन में है, जब इनके अंदर इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, करंट आएगा, तो कितने किस में हो जाएंगे, मतलब मोशन में हो जाएंगे, और इनसे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, हमारी हीट एनर्जी होगी, ठीक है। द जनरेशन ऑफ अ हीट इन अ रेसिस्टर, कि एक रेसिस्टर में क्या होती है, जो हीट की जनरेशन होती है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज होती है थ्रू इट, कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। मतलब कोई भी क्या है, हमारे पास कंडक्टर है, उसके अंदर क्या हो रही है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसके थ्रू, तो क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टर है हमारे पास, तो इनमें क्या होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, कोलिजन करेंगे, आपस में टकराएंगे टुकराएंगे, तो क्या हो जाएगा कि इनके अंदर से क्या होगी, जो इनकी एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, हमारी हीट एनर्जी में, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके अंदर, किस में चेंज हो जाएगी, हमारी हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट कहेंगे, किसका,
करंट का, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट, इट शुड हैव अ मॉडरेट रेसिस्टिविटी। देखो हीटिंग एलिमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक होती है, अगर किसी मतलब कि अच्छी हीट प्रोड्यूस होए तो उसके लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके पास मॉडरेट रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, कि रेसिस्टेंस जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसमें हीट होगी, ठीक है, हीट प्रोड्यूस उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि रेसिस्टेंस से क्या होंगे, रेसिस्टेंस से क्या होगा कि उनके अंदर कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। रेसिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उनसे हीट निकलेगी, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो उनके पास क्या होनी चाहिए, मॉडरेट रेसिस्टिविटी होनी चाहिए। इट सेड शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए, जिससे वो क्या ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। मान लिया हमने क्या करा, कोई भी हमने क्या लिया, कंडक्टर ले लिया, ठीक है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है और उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि उससे हीट प्रोड्यूस हो और क्या हो जाए, वो मेल्ट हो जाए, तो वो तो बेकार ही हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या ना हो, मेल्ट ना हो सके। फॉर्मूला फॉर हीट जनरेशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। when a charge QIT, ठीक है, sorry, when a charge Q carried under a potential difference V than the work done, ठीक है, मतलब कि कोई भी चार्ज Q है वो कैरी हो रहा है किसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, W इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई V, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं, W इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी एक मिनट, W इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, Q मल्टीप्लाई V। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, और V क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम वर्क डन की बात करें तो हमें पता है कि Q क्या होता है हमारे पास, Q, ठीक है, वर्क डन, यहाँ पे W क्या है, हमारा वर्क डन है, V क्या है, हमारे पास पोटेंशियल है, और हमारे पास करंट क्या होता है। देखो अगर हम करंट देखें तो I क्या होता है, इक्वल्स टू Q बाई टी के होता है। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे V हमारा क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देंगे, हम यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे, और Q क्या होता है हमारे पास, Q इक्वल्स टू होता है IT, ठीक है, Q इक्वल्स टू हमारे पास होता है IT। तो W इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, Q इक्वल्स टू होता है IT, ठीक है। तो W इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, Q मल्टीप्लाई V है, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे IT मल्टीप्लाई V। तो क्या बनेगा, वर्क डन W इक्वल्स टू VIT। अगर हम ओम्स लॉ से देखें तो V इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, IR के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR। तो हम यहाँ से क्या रखेंगे, W इक्वल्स टू V की वैल्यू रख दी हमने I स्क्वायर R। तो फिर अगला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT बन जाएगा ओम्स लॉ से, ठीक। ये फॉर्मूले बनेंगे तीन, एक क्या हो जाएगा हमारे पास WIT, एक क्या हो जाएगा हमारे पास W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, एक ये तीनों याद करने हैं, ठीक है। वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ अ हीट, वर्क डन किसकी फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में, इन द रेसिस्टर में, ठीक है। वर्क डन किसकी फॉर्म में, हमारा मतलब कि जो वर्क डन हो रहा है, मतलब कि जो कार्य हो रहा है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में है, हमारा हीट की फॉर्म में है, रेसिस्टर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ही तो हो रहा है ना हमारा वर्क डन। तो ये किसकी फॉर्म में है, रेसिस्टर के अंदर, हीट की फॉर्म में ही तो है, हीट की फॉर्म में। तो H इक्वल्स टू, हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हीट है, हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो वर्क डन है उसके अंदर वो किसकी फॉर्म में है, हमारा हीट की फॉर्म में। तो उसे क्या लिखेंगे, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और इसकी यूनिट भी क्या होगी हमारी, जूल होगी, ठीक है, ठीक है। अगर हम जूल को किसके अंदर चेंज करें, कैलोरी के अंदर चेंज करें, ठीक है, तो इसे किससे डिवाइड करनी होगी हमें, जूल को 4.18 से, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, कैलोरी में चेंज हो जाएगा। देखो 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 4.18 जूल होती है, ठीक है। तो 1 जूल की कितनी हो जाएगी हमारे पास,
1/4.18 कैलोरी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ किस में है, जूल में है, और हमें किसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो उसे किससे डिवाइड कर देंगे हम, 4.18 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या क्या कह सकते हैं इस फॉर्मूले को, अगर हम कैलोरी में लिखें H=I²RT/4.18 कैलोरी, तो ये कैलोरी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, H=I²RT। ठीक है, या क्या कहते हैं इसको, जूल्स लो, जूल्स लो। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के। देखो यहाँ पे H प्रोपोर्शनल तो किसके है, I² के है, मतलब करंट के स्क्वायर के। और हीट प्रोड्यूस जो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंडक्टर की रेसिस्टेंस के। ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टर की रेसिस्टेंस के। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, H किसके है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कंडक्टर की रेसिस्टेंस के। अब हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली टाइम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर हीट ज़्यादा है तो उसके अंदर क्या होगा, करंट भी ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और हीट के लिए क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, करंट भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। ठीक है, in electrical heating appliances, all electrical heating appliances are based on the heating effect of a current. For example, electrical iron, water heaters, room heaters, hot plates, etc. are fitted with a heating coils made of a high resistor wire such as a nichrome wire। मतलब कि जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, सारे जितने भी क्या होते हैं हमारे पास, जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं, वो किस पे बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, करंट के हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम कोई भी क्या ले लें, आयरन ले ली मान लिया हमने, ठीक है, मतलब प्रेस ले ली, जिसे हम घर में प्रेस करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करती है, हीटिंग इफेक्ट भी डिपेंड होती है, क्योंकि इसके अंदर भी तो हीट प्रोड्यूस होती है, तभी तो उससे हम आयरन कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या लगा होता है, एक यहाँ पे एक वो लगा होता है कि क्या बोलते हैं उसे, एक यहाँ पे जैसे कि मतलब कि जिससे क्या ना हो कि यहाँ से क्या होगी, हमारी हीट प्रोड्यूस्ड होगी, हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से, कि ताकि हीट तो मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो उसके अंदर हीट भी होगी। तो ऐसी चीज़ लेते हैं कि जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर ना आए। ठीक है, जहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ना आए, खाली क्या है, यहाँ पे हीट आए, मतलब कि जो हीट का क्या हो, ऐसी चीज़ लेते हैं जो हीट का क्या हो, अच्छा कंडक्टर हो, और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो। ठीक है, और वो क्या होती है, माइका। ठीक है, माइका क्या होती है, हीट का कंडक्टर होती है, और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होती है। तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ तक आने नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, माइका। याद रखना है कि माइका यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब के बारे में। ठीक है, देखो बल्ब के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास मान लिया हमारे पास क्या है, ये एक बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे तो क्या भरी होती है, इनर्ट गैस भरी होती है, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, और क्या ना हो कि बल्ब ना हो, फट जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन आ जाएगी इसके अंदर, तो ये यहाँ पे क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, और ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और ये क्या होती है हमारे पास, इसके पास सपोर्टिव वायर होती है, ग्लास माउंट होता है, और इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यहाँ पे क्या जाती है, इस फिलामेंट के अंदर जाती है, और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि या क्या होता है कि ये बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लेते हैं, टंगस्टन लेते हैं। जो टंगस्टन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये मेल्ट नहीं होता। ठीक है, अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, फिर वो
कुछ और ही हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, टंगिस्टन मेटल लेते हैं, उसका क्या बनाते हैं, फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यहाँ पे इतनी हीट हो जाती है, तो क्या होता है कि ये बल्ब क्या हो जाता है, जलने लग जाता है। बस इतना ही याद रहता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टंगिस्टन का फिलामेंट लेते हैं ताकि वो क्या ना हो, मेल्ट ना हो, ठीक है। अब करते हैं, और हाँ, अगर हम हीटर की बात करें तो इसमें क्या होती है कि उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, ऐसे कॉइल सी होती है ना, हम ये कोयली क्यों यूज़ करते हैं कि ताकि क्या हो, रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है। ठीक है, रेसिस्टेंस ज़्यादा, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नाइक्रोम की कॉइल शायद यूज़ करते हैं, नाइक्रोम की, हाँ, ठीक है। तो इसलिए कि वो क्या होता है कि उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और जितना बताया था कि उसकी जो विड्थ हो, कि जो उसका एरिया हो वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होती है, जितनी ज़्यादा पतली होगी तो उसकी रेसिस्टेंस उतनी ज़्यादा हाई होगी, उसमें जो हीट आएगी वो उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। और क्या होता है, सो कोयल के रूप में लेते हैं कि क्या हो, जितनी ज़्यादा तार लंबी होगी तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हीटर के अंदर या प्रेस के अंदर क्या यूज़ करते हैं, हम कोयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात, जो कि हमारे घरों में यूज़ करा जाता है, जिससे कि हमारे जो जो अगर बिजली ज़्यादा है, मतलब करंट, अगर लाइट ज़्यादा आ रही है तो क्या हो जाए, फूके ना, मतलब कि डैमेज ना हो सारी चीज़ें। तो हम किस लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करते हैं। कि उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी क्या लगा होता है, एक अलोए लगा होता है, ठीक है। और उसका क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, कि अगर लाइट ज़्यादा आ रही है तो क्या हो जाए, वो फूक जाए फ्यूज़, मतलब क्या हो जाए, वो तार मेल्ट हो जाए और आगे क्या ना हो, लाइट की सप्लाई ना हो, ठीक है, या फिर लाइट की सप्लाई ना हो। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, और आगे हमारा जो सामान है वो डैमेज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक वायर लगा देते हैं, ऐसी वायर लगा देते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, तो वो क्या हो जाए, पिघल जाए। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाते हैं अपने घरों में, ठीक है, सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे लिख भी रहा है कि यूज ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज आल्सो बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। हर चीज़ किस पे बेस्ड है, हमारी करंट के हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। यूज फ्यूज वायर इज मेड फ्रॉम अ लो मेल्टिंग अलोए, ठीक है। व्हेन लार्ज करंट पास थ्रू द सर्किट, जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, सर्किट के थ्रू पास होता है तो क्या हो जाता है, फ्यूज वायर गेट हीटेड अप, फ्यूज वायर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और सर्किट क्या हो जाता है, इसे टूट जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, ये डैमेज होने से क्या होता है, ये बचा लेता है हमारे सर्किट को, सॉरी, हमारे जो ये सामान होते हैं आगे, उन्हें क्या करता है, ये बचा लेता है, ठीक है। ये आपका बल्ब था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ share and subscribe my channel, ठीक है, and thank you.